maintaining the electrical frequency constant. अब ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, आप लोग जानते हैं, एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। और ये जो है आयरन कोर के ऊपर वाउंडेड होता है। ऐसे कुछ ट्रांसफार्मर विदाउट आयरन कोर के भी होते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर जो है एसी सप्लाई के ऊपर ही काम करता है। इनपुट में एसी देते हैं, आउटपुट भी इसका एसी निकलता है। जो इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग जो इनपुट देते हैं उससे वो अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस फ्लक्स से उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में फिर से वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और ये जो काम है ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है। और करंट फ्लो जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे उसमें करंट का फ्लो होता है। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहले इसको 5 तरह के बताए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन, सिंगल फेज, 3 फेज, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने उसको करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिवाइड कर रखा है। अब इनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट में जो हम लोग वोल्टेज देते हैं वो आउटपुट में वो मतलब कि इंक्रीज होकर के वोल्टेज निकलता है, और जब वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होगा तो करंट का लेवल उसी प्रोपोर्शन में डाउन हो जाएगा। और इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का लेवल जैसे है सेकेंडरी में डाउन हो जाता है तो फिर करंट का लेवल जो है बढ़ जाएगा। और बेसिकली स्टेप और स्टेप डाउन जो होता है वो डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग के ऊपर। हाँ आइए। बैठिए। हाँ हाँ एकदम मिले थे। थोड़ा भी क्लास चल रहा है, क्लास चालू है। एक छोटा सा काम आ गया। एक 2 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। वेट कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम 2 घंटा लगेगा। हाँ मेरा 1 मिनट। ये क्या है सर, मेरे को मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, तो वो रेजिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड देते, पर आधार कार्ड में अशोक कुमार लक्ष्मीनारायण वाजपेयी लिखा है और पासपोर्ट में है वाजपेयी अशोक कुमार। तो पासपोर्ट की लैंग्वेज। हाँ सर एक और निकलना पड़ेगा, तो सर दूसरी प्रिंट लेके आ दो, लगा दो फिर एक और ले आ दो। ठीक है आप बात कर लीजिए। क्या है इसके बाद पे अशोक कुमार, ये डॉक्टर जर्मनी में है। ठीक है, तो फिर जाने का। ठीक है। हो गया ऑनलाइन क्लास चल रही। हम लोग जानते हैं वही भटनागर
ओ आपने वैक्सीन लगवाया नहीं लगाया? अभी कहाँ? बहुत जरूरी है। आप टीचिंग क्लास का टीचिंग वाले लगाओगे। अच्छा, अभी हम लोग स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टेप और स्टेप डाउन का जो फंक्शन जो है बेसिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें स्टेप अप करना है तो प्राइमरी और की वाइंडिंग सेकेंडरी से कम होनी है। सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग होगा तो वोल्टेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और यदि प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा होगी तो वोल्टेज का लेवल सेकेंडरी में कम हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है, ये है, अच्छा ये पिक्चर है, तो इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसका वीपी जो है प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, और एनपी जो है प्राइमरी इसकी नंबर ऑफ कॉइल्स है प्राइमरी वाइंडिंग की, एनएस से सेकेंडरी वाइंडिंग की जो कॉइल नंबर ऑफ कॉइल्स है, वीएस जो है सेकेंडरी की आउटपुट है। ये ट्रांसफार्मर का सैंपल हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और ये डोनेट करते हैं। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेशियो को हम लोग टर्न रेशियो बोलते हैं, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये क्वेश्चन है, जैसे प्राइमरी कॉइल में जो है यदि 1500 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 500 टर्न्स है, तो टर्न रेशियो क्या होगा? तो टर्न रेशियो इसमें 1500 500 3:1 का रेशियो होगा। एक बार बाल बहुत छोटे करा लिए, आधा घंटे रोक कर आदमी दूसरा रोक कर रखा। मैं कंप्यूटर कंपनी में मैनेजर है एससीटी वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू सर। अभी हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक वाइंडिंग प्राइमरी में और एक वाइंडिंग सेकेंडरी में होता है, और इसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई एसी सप्लाई यूज करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग 3 फेज सप्लाई यूज करते हैं, और 3 फेज सप्लाई is mainly used for electric power generation, transmission and distribution of industrial purpose। अच्छा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें सिंगल कॉइल होता है, प्राइमरी में एक कॉइल, सेकेंडरी में एक कॉइल। 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है उसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, वो क्या हुआ, तो टेस्ट वाला शेड्यूल आ गया क्या सर? ये आइडिया नहीं है, क्योंकि 8 तारीख से तो स्टार्ट ही होने वाला है ना सर। हाँ ऐसा मुझे मतलब जेपी शर्मा सर बता रहे थे कि नाम हम जो है आ गया है, उनका था, आपका भी था, और वो शायद जाना नहीं चाह रहे थे तो आपके लिए ऑप्शन ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, हेडक्वार्टर में से गढ़वाल साहब बैठते हैं एसडी में, का भी नाम था, तो शायद उसको उनके डिप्टी ने मना करवा दिया। अच्छा, और आई डोंट नो कि अगर गलती से भी मेरा नाम आ भी जाता है तो टाइम कहाँ है रजिस्टर कराने का, और आरटीपी शायद कराना पड़ेगा ना। हाँ अब तो मुश्किल है, नहीं करा सकते। मैंने तो आज कराया है। अपना अच्छा करा भी लिया सर? हाँ, आज ही कराया हूँ।
मतलब आपको जाने का ठीक है? चलो मैंने तो डायरेक्टली पूछ लिया था ना। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं। हाँ पूछा था तो उन्होंने बोला कि जाओ। हाँ ठीक है, हमें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी, मैंने कोई टेस्ट कराया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है सर, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको एक्चुअली वो 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तरीका तो यह है कि हम लोग 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर ले लें और उनको जोड़ करके 3 फेज ट्रांसफार्मर बना लें। और उनको जोड़ करके 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाने के 2 मतलब कि कनेक्शन का वो स्टार डेल्टा स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन, इनपुट में स्टार आउटपुट में स्टार, या इनपुट में स्टार आउटपुट में डेल्टा, या इनपुट में डेल्टा आउटपुट में स्टार, ऐसे मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये स्टार कनेक्शन है, ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है इसमें। ये एक ट्रांसफार्मर, ये दूसरा ट्रांसफार्मर, ये तीसरा ट्रांसफार्मर, तीनों ट्रांसफार्मर का एक एंड को जोड़ करके उसको न्यूट्रल बना दिया गया है। और जो 3 फेज सब दिए जाते हैं, एक फेज यहाँ पे, दूसरा फेज यहाँ पे, तीसरा फेज यहाँ पे दे दिया जाता है। ये स्टार कनेक्शन हो गया। और ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में हम लोग न्यूट्रल लाइन को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फेज वायर का ही जो है ना, फेज का ही मतलब कि कनेक्शन बनता है। न्यूट्रल वायर जो है इस पे यूज नहीं होता है डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर में। तो इसमें डेल्टा बना करके और मतलब कि एक एक ज्वाइंट पे तीनों फेज की सप्लाई दे दी जाती है। पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे या जनरेशन होता है, वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और पावर ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो 400 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट, 110 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट, 33 के किलोवोल्ट, इस तरह का होता है। और इसमें नॉर्मली जो है 200 मेगा वोल्ट एम्पियर से ऊपर की इसकी रेटिंग होती है। इसको जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सब स्टेशन में हम लोग यूज करते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम, मतलब कि ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, लॉसेस इसमें कम से कम हो, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये लोअर रेटिंग का है, होता है। इसमें जो है 200 मेगा वोल्ट एम्पियर से इसकी रेटिंग कम होती है। और इसको जहाँ पे सप्लाई को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन या लोकल घरों में डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये जनरली हम लोग आइसोलेशन टाइप के लिए यूज किया जाता है। और इसको नॉर्मली हम लोग मेजरिंग इक्विपमेंट में भी यूज करते हैं। The most common use of instrument transformer is to safety isolate the secondary winding when the primary has high voltage and high current supply, so that the measuring instrument, energy meters or relays which are connected to the secondary side of the transformer will not get damaged. ये नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दो तरह के यूज होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक हम लोग यूज करते हैं ईसीआर में। ईसीआर रिले आप लोगों ने देखा होगा, जानते ही हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो ईसीआर रिले को पिकअप करने के लिए जो
जो फील्ड में जो सप्लाई आता है वहां से उसको टैप करते हैं, और ये करंट ट्रांसफार्मर सीरीज में लगाई जाती है। जो भी सप्लाई है उसकी सीरीज में लगा करके लगाई जाती है। जैसे इसको एक बार दिखाऊं आप लोगों को, तो जैसे सपोज यहाँ पे 110 वोल्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको जो है ना करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग सीरीज में यूज करते हैं। Current transformer is used for measuring and also for protection. When the current in the circuit is high, to apply directly to the measuring instrument, the current transformer is used to transform the high current into the desired value of the current required in the circuit. ये जहाँ पे हम लोग करंट मीटर अगर यूज करते हैं वहां भी इसका यूज होता है। The primary winding of the current transformer is connected in series to the main supply. Potential transformer या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसमें the primary winding is connected across the high voltage line whose voltage is to be measured, and all the measuring instruments and meters are connected to the secondary side of the transformer. इसका मेन फंक्शन है जो प्राइमरी में जो हाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करके उसको लो लेवल पर लाना, सेफ वैल्यू तक लाना। ये ट्रांसफार्मर पूरा हो गया। अब हम लोग जो सेकेंड इलेक्ट्रिकल मशीन है मोटर, इसको देखते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को ट्रांसफार्मर? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर जो अभी हम लोगों ने बात किया हुआ है स्टैटिक मशीन या स्टेशनरी मशीन है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मोटर है, चाहे वो एसी मोटर हुआ, डीसी मोटर हुआ, वो एक डायनामिक मशीन है और इसमें स्टेशनरी पार्ट भी होता है और मूविंग पार्ट भी होता है। और जो इसका जो मूविंग पार्ट होता है उसको रोटर बोलते हैं, और जो स्टेशनरी पार्ट होता है उसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। हाँ, जो मोटर जो होता है उसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल मतलब कि पावर में कन्वर्ट करता है। और अंदर जो फंक्शन क्या आता है कि वो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट होता है और उसको अंदर वो आर्मेचर लाइक होता है, उसमें जो कंडक्टर आर्मेचर के ऊपर जो है वायर होते हैं उसमें मतलब करंट फ्लो करता है, उसको पुश करता है तो आर्मेचर मूव करता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसमें वायर को पुश करता है, तो वो मतलब कि मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसफार्मर जो है, मोटर जो है बेसिकली इसमें डीसी और एसी मोटर ही होते हैं। हम लोग डीसी मोटर देखें। Whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a mechanical force.
The DC motor operates on this principle. The rotor is made up of multiple loops of conductors which is supplied by a DC source. The rotor is placed in a magnetic field. The conductor experiences a force due to which the rotor rotates. अब इसमें जो रोटर में पे जो वायर होता है, वायर पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार होता है। ये रूल क्या बोलता है कि दिस रूल सेज इफ यू एक्सटेंड द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब of left hand perpendicular to each such way that middle finger is in the direction of current। देखिए इसमें जो है ना डायरेक्शन इस तरह से बनता है, थंब ये, इंडेक्स ये और मिडिल फिंगर ये। that middle finger is in the direction of current। जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उस पे यदि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि फील्ड का डायरेक्शन इधर से है तो फोर्स वायर पे जो है इस तरह से परपेंडिकुलर लगेगा, उसमें मैकेनिकल फोर्स जो वायर के ऊपर लगता है। एक मिनट, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैं चंद्र से पाटिल बोल रहा हूँ। ये आपका गाड़ी का इंश्योरेंस किया था ना? हाँ, एक्टिवा का। हाँ तो 5 बजे रिंग कीजिएगा। ठीक है। तो ये हम लोग डीसी मोटर के बारे में बहुत बात कर रहे थे। इसमें जो आर्मेचर के ऊपर जो वायर की वाइंडिंग होती है, उस पे जो वायर के ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा डिसाइड किया होता है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर जो है, इसको पहले एक सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट टाइप, 3 तरह के इसमें बाइफरकेट किया हुआ है। फिर इसमें सेल्फ एक्साइटेड को भी 3 शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और कंपाउंड एक्साइटेड। फिर कंपाउंड एक्साइटेड को 2 तरीके से, लॉन्ग शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये इसमें 2 तरह से डिवीजन किए। इसको जरा 1 बाय 1 देखते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। देखिए मोटर जो है, पहले तो मोटर जो है, मोटर में एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग सप्लाई जो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में मैक्सिमम जैसा जो हमारा पॉइंट मशीन जो होता है वो भी डीसी मोटर ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक ही सप्लाई देते हैं फील्ड और आर्मेचर दोनों को, दोनों वहाँ पे सीरीज में होते हैं और दोनों में एक ही सप्लाई आती है, 100 वोल्ट 110 वोल्ट डीसी जाता है। ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में फील्ड की सप्लाई जो है हम लोग सेपरेट देते हैं और आर्मेचर की सप्लाई जो है सेपरेट होती है। यहाँ पे ये आर्मेचर है और उसके लिए अलग से सप्लाई दिया हुआ है और फील्ड की सप्लाई जो है अलग से दी हुई है। As in case of separately excited DC motor, the supply is given separately to the field and armature windings. The main distinguishing fact in these types of DC motor is that the armature current does not flow through the field windings, as the field winding is derived from a separate DC। ठीक है, इसमें दोनों पे अलग अलग करंट सप्लाई होता है और दोनों का आपस में जो सप्लाई है कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बोलते हैं।
परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। देखिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में जो फील्ड की जो वाइंडिंग थी, जहां पे हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते थे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू फील्ड वाइंडिंग में, वहां पे हमने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया है। और आर्मेचर में तो वाइंडिंग रहेगा ही, वो आएगा उसमें। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, also known as a PMDC motor, consists of an armature winding as in case of an usual motor, but does not necessarily contain the field windings. और इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके बाद है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में बेसिकली क्या है कि हम लोग फील्ड के लिए और जो आर्मेचर के लिए दोनों की जो वाइंडिंग है, दोनों को एक ही सप्लाई देते हैं और एक ही सप्लाई से दोनों में करंट फ्लो करता है। अच्छा, इसमें ये सेल्फ एक्साइटेड 3 तरह के होते हैं, शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड। ये तीनों देखते हैं हम लोग वन बाय वन। देखिए यहाँ पे सप्लाई एक ही है और जो फील्ड है वो आर्मेचर के पैरेलल में है। जो फील्ड के वाइंडिंग है आर्मेचर के वाइंडिंग के पैरेलल में है, इसीलिए हम लोग इसको शंट एक्साइटेड डीसी मोटर करते हैं। In case of shunt wound DC motor, or more specifically shunt wound self-excited DC motor, the field windings are exposed to the entire terminal voltage as they are connected in parallel to the armature winding as shown in the figure. The shunt wound DC motor is a constant speed motor as the speed does not vary here with the variation of the mechanical load on the output. इसमें है कि फील्ड और आर्मेचर जो है दोनों पैरेलल में होते हैं और दोनों में सेम वोल्टेज रहता है। सीरीज वाउंड डीसी मोटर, सीरीज वाउंड डीसी मोटर में जो फील्ड की वाइंडिंग है और आर्मेचर की वाइंडिंग है दोनों आपस में सीरीज में होते हैं। जैसा कि हमारा पॉइंट मशीन में होता है, जो हम लोग डीसी पॉइंट मोटर यूज करते हैं, उसमें जो मोटर होता है उसमें वो सीरीज वाउंड मोटर होता है। दोनों आर्मेचर और फील्ड सीरीज में ही होते हैं उसमें। ऐसा ही है ना? किसी को ध्यान है क्या ये? In case of a series wound self-excited DC motor, simply series wound DC motor, the entire armature current flows through the field winding as it's connected in series to the armature winding. In series wound DC motor, the speed varies with load, and operation-wise, DC is its main difference from a shunt wound DC motor. ये है कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में भी होता है आर्मेचर के और सीरीज में भी होता है। जैसे ये फील्ड है आर्मेचर के सीरीज में है और ये दूसरा फील्ड है ये आर्मेचर के पैरेलल में है। ये इसका बेसिक मतलब कि यही है। The compound excitation characteristic in DC motor can be obtained by combining the operational characteristics of both the shunt and series excited DC motor. The compound wound self-excited DC motor is
or simply compound wound DC motor essentially contains the field winding connected both in series and in parallel to the armature winding, as shown in figure. बस तीनों में डिफरेंस है, शंट में पैरेलल में होता है, सीरीज में वो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है और कंपाउंड में सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं. ड्रॉबैक क्या है सर? किसका ड्रॉबैक? जो पैरेलल फील्ड और ये सीरीज फील्ड में. देखिए सीरीज में जो है ना, सीरीज में एक मिनट, दोनों की अपनी, जैसे सीरीज में आउटपुट के साथ इसका जो लोड के साथ में मोटर का स्पीड जो है ना चेंज होता रहता है. जैसे ज्यादा लोड लेंगे तो सीरीज वाउंड में उसका मोटर का स्पीड जो है कम हो जाएगा. पैरेलल वाउंड में स्पीड चेंज नहीं होता है. अच्छा, ये कंपाउंड वाउंड भी, इसमें जो है दो तरीके से जो फील्ड वाइंडिंग होता है, इसमें भी दो तरीके से होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर. अब एक तो हमने देखा कि इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती है, तो यदि हम लोग फील्ड वाइंडिंग मतलब कि ऐसे लगाएं कि वो आपस में दोनों एक दूसरे को काटता नहीं हो, दोनों एक दूसरे को इनहैंस करता है, एक तरह से दोनों जोड़ता हो फील्ड, तो कम्युलेटिव कंपाउंड हो जाता है. और डिफरेंशियल में इन केस डिफरेंशियल कंपाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड shunt and series winding is such that the field flux produced by the shunt field winding diminishes the effect of flux by main series field winding. और ये जो है शॉर्ट शंट डीसी मोटर और लॉन्ग शंट डीसी मोटर, इसकी दो तरह की वाइंडिंग होती है उसमें. इसका फोटो देख लेते हैं. देखिए ये है शॉर्ट शंट डीसी मोटर. इसमें पहला आर्मेचर के पैरेलल में दूसरा फील्ड है और एक फील्ड जो है आर्मेचर के सीरीज में है, जैसा कि हम लोगों ने इसका पहले पिक्चर में देखा था, यही पिक्चर में डाला था वहां पर भी. If the shunt field winding is only parallel to the armature winding and not the series field winding, then it's known as short shunt DC motor, or more specifically short shunt type compound wound DC motor. The circuit diagram of a short shunt DC motor is shown in the diagram. ये है लॉन्ग शंट डीसी मोटर. इसमें जो पैरेलल जो फील्ड है वो एक फील्ड और आर्मेचर के पैरेलल में है. If the shunt field winding is parallel to both the armature winding and the series field winding, then it's known as long shunt type compounded wound DC motor. Usage of DC motors. देखिए सीरीज मोटर are used where high starting torque required and variations
in speeds are possible. For example, the series motor are used in the traction system, cranes, air compressors, vacuum cleaner, swing machine. Shunt motors. The shunt motors are used where constant speed is required and starting conditions are not severe. The various applications of DC shunt motor are in lathe machines, centrifugal pumps, fans, blowers, conveyors, lifts, weaving machines, spinning machines. The compound motors are used where higher starting torque and fairly constant speed is required. मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे कंपाउंड मोटर यूज करते हैं. द एग्जांपल ऑफ यूजेज ऑफ कंपाउंड मोटर्स आर presses, shears, conveyors, elevator, rolling machine mills, heavy planers, etc. अभी हम लोग एसी मोटर देखते हैं. ठीक है, यहाँ तक. आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है बराबर. जी सर, आ रही है सर. ठीक है सर. अभी एसी मोटर. In AC motors, the stator is made of winding which is connected to the AC voltage supply. It creates a rotating magnetic field. The rotor is made up of a conductor which can easily conduct electricity. The rotor is placed inside a stator. स्टेटर और रोटर तो आप लोग समझ गए होंगे. इसका स्टेटर का मतलब ये है कि जो मोटर के अंदर जो स्टेशनरी पार्ट है वो स्टेटर हो गया और जो रोटेटिंग पार्ट है वो रोटर हो गया. डीसी मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई यूज करते थे, यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं. Due to the rotating magnetic field produced by stator winding, an EMF is induced in the rotor. This in turn creates its own magnetic field opposing the stator's magnetic field according to Lenge's law. This magnetic field tries to cancel out the stator's rotating magnetic field by rotating the rotor with exact same rotational speed. देखिए एसी मोटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर. और इंडक्शन मोटर हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज यूज कर सकते हैं. सिंक्रोनस मोटर हम लोग इसके लिए 3 फेज ही करता ही है. और सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो है यूनिफॉर्म होता है. Synchronous motor. It is an alternating current machine which runs at a fixed constant speed known as the synchronous speed. The synchronous speed depends on the frequency of the applied voltage. Its speed does not vary with the increasing of the load. It is not a self-starting motor and needs some other means to provide the necessary speed. The most important part is that it either runs at synchronous speed or it does not. मतलब कि मोटर जो है अब चलेगा एक जो इसका डिफाइंड स्पीड है उस पर ही चलेगा, अदरवाइज ये बंद ही रहेगा. ये इसके आर्मेचर पे जो वाइंडिंग ये हमने दी है, इसको एक्साइटेशन के लिए तो स्टार्टर के एज स्टार्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. और इसके स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई यूज करते हैं स्टेटर के लिए, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए. इंडक्शन मोटर या एसिंक्रोनस मोटर.
synchronous motor or induction motor is a rotating transformer with the primary winding as a stator and the secondary winding as a rotor. इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिकली ये जो एज ए ट्रांसफार्मर ही है, स्टेटर में इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो एज ए प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्ट एक्ट करता है, और जो इसका रोटर है एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग वो एक्ट करता है। जो हम लोग सिंगल फेज या 3 फेज, यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो जो सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, तो सिंगल फेज की वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो रोटर के वाइंडिंग में वो उसमें वोल्टेज करंट इंड्यूस होता है, और फिर वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार वो मतलब है कि उसको पुश करता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द रोटर। हम लोग सिंक्रोनस मोटर में रोटर में कोई भी सप्लाई बाहर से नहीं देते हैं। देयर आर नो ब्रशेस यूज विच आल्सो डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल लॉस। क्योंकि रोटर में हम लोग सप्लाई नहीं देते हैं तो इसीलिए कोई कार्बन ब्रश वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। It is a self-starting motor which starts from rest. By increasing the load, the speed of induction motor decreases. अच्छा, ये डिफरेंस है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में। सिंक्रोनस मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है, और ये उसके डिपेंड उसके फ्रीक्वेंसी पे करता है। इंडक्शन मोटर में स्पीड जो है सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी पे नहीं, उसके लोड पर भी डिपेंड करता है। सिंक्रोनस मोटर का स्पीड हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई देंगे उसके ऊपर है, वेरिकल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसमें कोई कंट्रोलिंग है नहीं उसमें। इंडक्शन मोटर की करंट स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से सप्लाई उसमें देना पड़ता है रोटर में, तभी वो स्टार्ट हो पाएगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। और इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग है, उसमें अलग से हमें कोई सप्लाई अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। एक बार हम लोग जो उसको स्टार्टर के जो वाइंडिंग में सप्लाई दे देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। Synchronous motor, it requires a separate DC excitation for the rotor winding. Induction motor, it does not need any DC excitation as the rotor is powered through induction. The torque does not vary with change in the line voltage in synchronous, or induction में the torque varies with the line voltage. Synchronous motor है कम स्पीड वाले एप्लीकेशन में के लिए बेस्ट सुटेबल है, और जहाँ पे हाई स्पीड की जरूरत थी वहाँ पे इंडक्शन मोटर बेटर काम करता है। सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली होता है और इसमें मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत है। इंडक्शन मोटर सस्ता है, मेंटेनेंस कम की ज़रूरत है, और इसकी इफिशिएंसी कम होती है सिंक्रोनस मोटर के कंपैरिजन में। अब हम लोग जनरेटर देखते हैं। जनरेटर में कुछ खास नहीं है। जनरेटर में हम लोग इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो देता है। Its operation is exactly opposite to the electrical motor. According to Faraday's law, a conductor placed inside a varying magnetic field will experience an induced EMF. In other words, moving a conductor in a static magnetic field will induce EMF in the conductor.
The rotator is rotated inside a magnetic field by any means known as a prime mover. The resultant induced current flows out of जनरेटर हो जाए जस्ट अपोजिट मोटर है। मोटर में हम लोगों ने क्या किया था कि स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और जो आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो किया, तो उस करंट वायर पे फोर्स लगा और मैकेनिकल जन्म। यहाँ पे हम जनरेटर में नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटर को रखते हैं और रोटर को हम लोग घुमाते हैं एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स के थ्रू, चाहे वो स्टीम से जनरेट हुआ हो चाहे और दूसरे मीन से जनरेट हुआ हो, लेकिन मैकेनिकली उसको हम लोग रोटेटर को मूव करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटर मूव होने से उसके ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसमें जो है ईएमएफ जनरेट होता है और फिर हमें मतलब कि करंट वोल्टेज उसके आउटपुट में मिलते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट मशीन का अपना और डीसी मोटर जो यूज करते हैं उसके बारे में देख लें। इट इज अ सीरीज स्प्लिट फील्ड डीसी मोटर। तो एक तो ये सीरीज वाउंड डीसी मोटर है और सीरीज स्प्लिट फील्ड का मतलब है कि हम लोग जो है इसमें दो फील्ड यूज करते हैं। मोटर जो है, मोटर का स्पीड को रिवर्स करने के लिए दो तरीके हैं। यदि हमारे पास में एक ही मतलब कि वाइंडिंग है तो हमें उसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन को हम लोग चेंज करेंगे तो मोटर का इस जो रोटेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग जो फील्ड में जो पॉइंट मशीन यूज करते हैं उसमें हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो उसका सप्लाई हम लोग चेंज नहीं करते हैं। सप्लाई हमारा एक ही डायरेक्शन में रहता है। जो डीसी वायर है उस पर डीसी चलता है, जो एसी वायर है उस पर एसी चलता है। लेकिन हमें मोटर जो है वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में रोटेट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए बेसिकली हम स्प्लिट फील्ड का यूज करते हैं। उसमें दो वाइंडिंग यूज करते हैं और दोनों वाइंडिंग जो है वो जो आर्मेचर है उसके साथ सीरीज में होता है। कैसे? ये एक नंबर एक वाइंडिंग हो गया, दूसरा नंबर दो वाइंडिंग हो गया और तीसरा आर्मेचर हो गया। तो ये दोनों फील्ड आपस में पैरेलल में होता है और ये आर्मेचर होता है। तो सप्लाई या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। यदि एक नंबर से होगा तो जैसे सपोज जो फील्ड का नॉर्थ और साउथ ऐसे बना है, तो जब दो नंबर से जाएगा तो ये जो है इसकी पोलरिटी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो चेंज हो जाएगी। इधर हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा नॉर्थ। तो इसके चेंज होने से जो आर्मेचर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो चेंज हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो मोटर जो है उल्टी डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाता है। क्या है? हाँ,
It a series motor to meet high initial torque requirement. It is a split field so that motor can be rotated in both directions. Contains 4 field windings and 2 windings are connected in series to form a set of winding. Use carbon brushes to feed armature. आर्मेचर के लिए, चूंकि आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट होता है, तो उसमें सप्लाई देने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है। ये टाइप है डीसी सीरीज स्प्लिट फील्ड मोटर है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है नॉर्मल, जो इसका रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज है 110 वोल्ट डीसी है और मिनिमम 60 वोल्ट डीसी होना चाहिए। करंट जो है 2 to 2.5 एम्पियर, थ्रस्ट 700 kg, पावर 0.48 किलोवाट। ये जो इसका रिडक्शन रेशियो होता है, जो उसमें जो गियर्स लगे होते हैं, तो 20.8 to 1 के रेशियो में मतलब कि स्पीड को वो मतलब कि रोटेशन को कम करता है वो। एसी ह्यूमिडिटी, ये 3 एसी ह्यूमिडिटी के लेवल में आते हैं, 160 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट। जहाँ पे एसी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में जहाँ पे हमें काफी दूर पे मशीन लगानी होती है, तो वहाँ पे हम 400 वोल्ट तक का यूज कर सकते हैं। इसके मोटर पे 3 पावर सप्लाई टर्मिनल होते हैं और मोटर की वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है 10 मेगा ओम से ऊपर होता है। डीसी मोटर के मेन पार्ट जो है आर्मेचर और कम्यूटेटर। इसकी फील्ड वाइंडिंग, कार्बन ब्रशेस, मोटर बॉडी, ग्रुप फॉर क्रैंक हैंडल। ये तो बेसिकली पॉइंट मोटर का पार्ट हो गया। ये देखिए इसका रिडक्शन गियर है इसमें, जो कि वो 20.8 से, और ये यहाँ पे वो था ना 20.8 to 1 के रेशियो में रोटेशन को कम करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो इसके यहाँ से जो टॉर्क जनरेट होता है, तो वो इतना करीब 20 गुना कम होने से मतलब कि उतना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स, मतलब कि उस पर ज़्यादा हैवी फोर्स हम लोग अप्लाई कर पाते हैं, ज़्यादा हैवी लोड को वो झेल पाता है। यहाँ पे ये पावर टर्मिनल है इसका, यहाँ पे इसके अंदर ये कम्यूटेटर और ब्रश है इसमें, और ये पिनियन है। यहाँ पे इसका जो रोटेशनल मैकेनिकल फोर्स है, यहाँ पे इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है यहाँ से इसको। Function of armature to carry current crossing the field, thus creating shaft torque। जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसमें हम लोग 110 वोल्ट डीसी फ्लो करते हैं, और जो
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, तो उसमें वो उसके चलते उसमें जो है करंट जो फ्लो करता है आर्मेचर के वाइंडिंग में, उसमें फोर्स लगता है। फोर्स लगने से आर्मेचर जो है रोटेट करता है। टू जनरेट एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फंक्शंस ऑफ कम्यूटेटर reverse the current in moving coil of motors armature and generate a steady rotating force. देखिए ये कम्यूटेटर है और ये इसका आर्मेचर है। यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रश यूज करते हैं और ये हमारे मेंटेनेंस का बड़ा ही पार्ट होता है। ये भी एक फेलियर का कारण होता है। यहाँ पर डिस्कनेक्शन देता है कभी। Field winding. The function of the field winding creates magnetic field for armature. Most motor contains 4 field windings. 2 windings are connected in series to form a set of winding. One set of winding rotate motor clockwise and other set of winding rotate motor anti-clockwise direction. अच्छा, अभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन का पोर्शन जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया है। उसमें वही बेसिकली 3 तरह के हैं, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर। मोटर में डीसी मोटर, एसी मोटर। जनरेटर में तो बस जनरेटर ही है। हमेशा जनरेटर जो है एसी आउटपुट देता है। अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ और लाइंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ सप्लाई, कनेक्टिंग वायर, स्विचेज एंड लोड। सर हाँ, इसको एसी इम्यूनाइज बनाने के लिए क्या करते हैं अपन मोटर में? मोटर के एसी इम्यूनाइजेशन के लिए ये तो देखो मेरे पास आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, किसी को और आइडिया होगा? किसी को आइडिया होगा और बताएं कि एसी इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं। है किसी को आइडिया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का, द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रिकल सोर्स है। इससे हमें मतलब कि सर्किट के अंदर मतलब कि वोल्टेज और करंट फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया। कंट्रोलिंग डिवाइसेस में पार्ट है जो स्विच है, एमसीबीज हैं, पोटेंशियोमीटर, प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया। कंडक्टिंग पाथ वायर यूज किया जाता है और लोड भी यूज होता है सर्किट में।
basic properties of electric circuit. A circuit is always a closed path. A circuit always contains at least an energy source which acts as a source of electrons. The electric elements include uncontrolled and controlled source of energy, resistors, capacitors, inductors. In an electric circuit, flow of current electrons takes place from negative terminal to positive terminal, or direction of flow of current is from positive to negative. Flow of current leads to potential drop across the various elements. ये देखिए सर्किट है, यहाँ पे ये पावर सप्लाई है, ये लोड है, ये कंडक्टिंग पाथ है, इसमें आई एम्पियर फ्लो कर रहा है और लोड के अक्रॉस लोड का रेसिस्टेंस आर है और उसके अक्रॉस वी वोल्टेज का ड्रॉपेज है। एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओपन सर्किट, वो क्लोज नहीं है तो ओपन है, तो कहीं पे ब्रेक है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ओपन सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट, यदि उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है and current can flow from one part to another part of the circuit is said to be closed circuit. शॉर्ट सर्किट, यदि किसी कारण से लोड को बाईपास हो गया है तो जो उसका कंडक्टिंग पाथ ही बचता है तो उसमें काफी हाई करंट फ्लो करता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट का वो डेफिनेशन में आता है। वो सर्किट को हम लोग फिर सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट में भी कन्वर्ट कर डिफाइन कर सकते हैं। सीरीज सर्किट में जो सर्किट्स के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और सभी के क्रॉस इक्वल वोल्टेज होता है, तो वो सीरीज सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट नहीं, सीरीज सर्किट में सारे कंपोनेंट जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और जो वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होता है, द सर्किट एलिमेंट्स कैन देन आर आल्सो सेड टू सीरीज इन द सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें करंट सेम होता है। पैरेलल सर्किट, if components are connected in such a way that the voltage drop across each component is same, then it is known as parallel circuit. पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सभी कंपोनेंट के अक्रॉस सेम होता है और द टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट। जो हमारे घर में वायरिंग सिस्टम होता है लगभग वो पैरेलल कनेक्शन होता है और इसका यदि हम लोग कुछ रेसिस्टेंस को यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। इंडक्टर्स भी हम लोग यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो है सारे लोड को इन्वर्ट करके ऐड कर दीजिए, फिर उसका जो रेसिप्रोकल है वो इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस बनता है। और कैपेसिटर केस में यदि पैरेलल में है तो सारे कैपेसिटर्स का वैल्यू का सम जो है टोटल कैपेसिटर्स बनता है। सीरीज पैरेलल सर्किट भी होता है, इसमें कुछ कंपोनेंट सीरीज में कुछ पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ
1 ampere current flows in a circuit, the number of electrons flowing per second through this circuit is. तो देखिए 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है? 1 एम्पियर का डेफिनेशन है यदि इलेक्ट्रॉन्स के में बात करें तो वन कूलम का चार्ज पर सेकेंड, और आई थिंक इसमें कोई बताए इसमें क्या आंसर होगा? 3 नंबर आंसर। कौन सा? 1.6 into 10 की पावर -19। हाँ, 1.6 into 10 to the power -19। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, ये तो मतलब कि 0.24 इलेक्ट्रॉन ये होगा सर 0.625 into 10 raised to power -19 चार्ज नंबर 1। चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है, और 1 एम्पियर करंट होता है, मतलब कि 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 1/1.6 into 10 to the power 19, तो इसीलिए 1 एम्पियर में हो जाएगा 0.625 into 10 to the power 19। इसमें हो गया 1। सही है? ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, the resistivity of a conductor depends on area of the conductor, length of the conductor, type of material, टाइप ऑफ मटेरियल। हाँ सही। टाइप ऑफ मटेरियल। हाँ सही है। रेसिस्टिविटी जो है मतलब कि मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें एरिया और लेंथ से कोई लेना नहीं है उसको। ये इसका हिंट है। द रेसिस्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ resistivity is a property of material defined as a resistance between two opposite faces of a cube of a material of unit volume. The resistivity is only the unique property of a material and it does not depend upon the dimension and of any piece of material. ठीक है, type of the material. The resistance of a conductor of diameter d and length L is R ohm.
if the diameter is the conductor is half and its length is doubled, the resistance will be 4th ऑप्शन होगा सर। 4R। 8R। 3 नंबर ना? 4 नंबर 4 नंबर देखते हैं। रेजिस्टेंस अपना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हाँ ये सर फॉर्मूला है हाँ ना सर। ठीक। रेसिस्टेंस वही रो एल बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 8 R। सही। How many coulombs of charge flow through a circuit carrying a current of 10 ampere in a minute? $600 sir. 600। Yes sir. सही है। इसका 1 ampere current means flowing of 1 coulomb charge per second. That means 10 ampere current in a 1 minute means or 6 seconds implies 10 into 60, 600 coulomb. Capacitor carries a charge of 0.1 coulomb at 5 volt. Its capacitance is आएगा सर 0.0 फैरेड, बोलिए। 0.2 फैरेड आएगा। 2 नंबर आंसर आएगा सर 0.5। 0.5 देखते हैं। इसमें 0.02 बता रहा है द कैपेसिटेंस। फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। तो C हो जाएगा Q बाई P। ठीक है ना? ये
एक नंबर आ रहा है इसमें 0.02 फैराड, यस सही है। राइट। To obtain a high value of capacitance, the permittivity of dielectric medium should be बोलिए। हाई सर। हाई, हाई होगा सर। ठीक है। The expression of a capacitance is given as C is equal to permittivity area by diameter। तो C हाई होने के लिए इसका परमिटिविटी भी हाई होना चाहिए, ठीक है। 4 capacitors each of 40 microfarad are connected in parallel. The equivalent capacitance of the system will be 160 माइक्रोफैराड। 160। सही है। Five capacitors each of 5 microfarad are connected in series. The equivalent capacitance of the system will be 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड। सही है। 1 farad is theoretically equal to 1 coulomb to 1 volt। C 3 ratio 1 C to 1 V। ठीक है। The unit of resistivity is ओम मीटर। which quantity should be measured by a voltmeter? वोल्टमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। सही सही सही, वोल्टेज। हाँ सही है। Which quantity consists of a unit 1 kilowatt hour? एनर्जी। एनर्जी। सही है। चलिए अभी हम लोग ये एक दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर ये एक तरह का मीटर होता है, उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है निडल का, उसमें उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है कि वो भी मतलब कि जो भी सर्किट में उसको हम लोग लगाते हैं तो वहां पे उसके अंदर भी करंट फ्लो करता है, तो उससे सर्किट थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अमीटर क्या होता है कि अमीटर के थ्रू करंट जो है, जो कॉइल है उसके अंदर कहीं जितना पूरे सर्किट में फ्लो होना चाहिए वही फ्लो होता है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अमीटर को हम लोग सीरीज में लगाने से जो सर्किट में जो ओरिजिनल करंट फ्लो कर रहा था उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर अमीटर को कनेक्ट करने से पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अमीटर का कोई अपना इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो ammeter is an instrument used to measure current flowing in the electrical circuit. The ammeter must offer low resistance such that it will not change the current passing through it. So ammeter is connected in series to measure the current, circuit current.
Galvanometer is converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel with the galvanometer. The low resistance is called shunt resistance. तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम लोग शंट रेसिस्टेंस लगा देते हैं और उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग का मीटर है, जो स्केल है, फिर उसको कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वो सही रीडिंग देना चालू कर दे और फिर वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके पैरेलल में एक हमने शंट रेसिस्टेंस लगा दिया काफी लो वैल्यू का, तो इससे क्या है कि इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है। फिर जो माइनर करंट इसके थ्रू फ्लो होता है उसके हिसाब से इसकी जो रीडिंग को हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं। वही इसको डिफरेंस इसमें फार्मूला हम लोग बनाया गया है अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। Since the shunt resistance is very low resistance, the resistance offered by the ammeter is small. So when we connect ammeter in series, the ammeter will not change the resistance appreciably, and also the current in the circuit. For an ideal ammeter, the resistance must be equal to 0. आइडली जो रेसिस्टेंस होना चाहिए अमीटर का वो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इफेक्ट उतना नहीं करना चाहिए। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं उसको, और इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो हम लोग गैल्वेनोमीटर को नॉर्मली हम लोग किसी भी जहां भी जिस दो पॉइंट के बीच में मेजर करना होता है तो उसके पैरेलल में इसको हम लोग लगाते हैं। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, जितना मिनिमम हो सके फ्लो होना चाहिए। फिर उस जो मिनिमम करंट के चलते जो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है तो उसके अनुसार उसकी फिर रीडिंग को कैलिब्रेट कर दिया जाता है, तो वो एज ए वोल्ट मीटर वो कन्वर्ट हो जाता है। Galvanometer is converted into a voltmeter by connecting high resistance in series with galvanometer as shown in figure. The scale is now calibrated in volt and the range of voltmeter depends on the values of the resistance connected in series. The value of resistance is so adjusted that only current IG produces full scale deflection in the galvanometer. फिर इसके भी कैलकुलेशन है, इसमें आई और आई जी जो दोनों सेम होता है। इसको हम लोग आगे चलते हैं। और the deflection is galvanometer is proportional to current Ig, but current Ig is proportional to the potential difference. Hence, the deflection in the galvanometer is proportional to potential difference. Ig मतलब कि हाँ, ये इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ये इसके और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये दो पॉइंट जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज और मेजर करना है, इसलिए इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है ए और बी के
जो वोल्टेज डिफरेंस होता है पॉइंट के बीच में उसके प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट लाइक ये एज ए वोल्टमीटर काम करता है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन और सर्किट हम लोग पूरा कर लिए। अभी सिंपल मशीन देखते हैं। सिंपल मशीन बेसिकली ये मेरे ख्याल से ये फिजिक्स का पार्ट है और काफी इसमें जो बेसिक मशीन्स हैं उसमें है। मशीन, पहले मशीन का डेफिनेशन, मशीन इज ए टूल कंटेनिंग वन और मोर पार्ट्स दैट यूज एनर्जी टू परफॉर्म एन intended function. Machines are usually powered by mechanical, chemical, thermal, or electrical means and are often motorized. Simple machine. Simple machine is a device with few or no moving parts that are used to modify motion and force in order to perform work. Simple machines have only one or two parts. They don't have motors and they make work easier for people by changing the direction or size of फोर्स अप्लाई टू इट। सिंपल मशीन बहुत सिंपल जो बेसिक्स मशीन है ना वो है, और ये बेसिकली 6 तरह के होते हैं। देखते हैं इसको। जैसे एक हैमर एक मशीन है। हैमर में वर्क इज डन ऑन द हैंडल विच इन टर्न डज वर्क ऑन ए नेल। हम लोग जो भी फोर्स लगाते हैं उसके हैंडल पे लगाते हैं और उसका जो फोर्स जो है फिर वो नेल पे पड़ता है तो वहां पे वर्क बेंच होता है। देयर आर सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। लीवर, पंचिंग मशीन, crowbar, bottle opener, etc. are examples of the simple machine, while motorcycle, truck, car, etc. are some example of the complex machines. अब देखिए बेसिकली 6 तरह के सिंपल मशीन्स होते हैं। एक मिनट। Yeah. अगले बार कल करेंगे। सिंपल मशीन जो है बेसिकली 6 तरह के होते हैं। लीवर, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन, वेजेस। काफी सिंपल फॉर्म्स में होते हैं और इनका बेसिकली यूज हम लोग क्या इसलिए यूज क्यों करते हैं, जैसे हमें कोई भी हैवी वर्क करना होता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन को इस तरह से इस पे चेंज किया जाता है इनके माध्यम से कि हमारा बड़ा बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। इनको एक एक करके देखते हैं। Lever is a type of simple machine that is used to lift the heavy loads. It is a rigid bar that moves about a fixed point, fulcrum. Cutting plier, a pair of scissors, crowbar, beam balance, hand pump. लीवर का तो एग्जांपल
सब लोग जानते हैं। इसमें इसको इफोर्ट, फल्क्रम, लोड, the distance of the load from the fulcrum is called the load arm, the distance from the effort from the fulcrum is called effort arm. Basically जैसे ये सपोज लीवर हो गया, ये फल्क्रम हो गया, और ये सपोज हेवी लोड है, इसको लिफ्ट करना है, और यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस इसी के लीवर का एग्जांपल है। ये इफोर्ट है यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर लोड हो गया, 3 नंबर इसका फल्क्रम हो गया। The distance of the load from the fulcrum is called the load arm. The distance of the effort from fulcrum is called the effort arm. ये देखिए, ये फल्क्रम है, ये लोड है, और इस लीवर की मदद से जो हेवी वर्क जो हम लोग हाथों से नहीं कर सकते हैं, इस लीवर की मदद से आसानी से हम लोग कर पाते हैं। दूसरा सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सल। ये व्हील एंड एक्सल इज ए व्हील विथ रॉड in it that is called an axle, and it is used to lift, move loads or rotate through the central power. In its earliest form, it was probably used for raising weights or water buckets from wells. इसमें जो भी हम फोर्स लगाते हैं व्हील के ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ पे जो भी फोर्स लगाते हैं यहाँ पे व्हील पे लगाते हैं। जैसे इसको पुश करेंगे तो ये वेल है, जो भी है यहाँ पे जो नीचे है, इसको हम लोग लिफ्ट कर पाएंगे हेवी चीज को। इसके बिना शायद वो डायरेक्ट उसको पुल करना डिफिकल्ट हो, लेकिन यहाँ पे आसानी से कोई भी इस व्हील को घुमा सकता है और हेवी सामान को हम लोग ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। और 10 मिनट रुक जाओ। पुराने जमाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, खेतों में पानी डालने के लिए भी, कुओं से पानी डालने के लिए भी इसका बहुत उपयोग होता रहा है। एक और सिंपल मशीन स्क्रू, or screw is a mechanism that converts rotational motion to linear motion and a torque to a linear force. It is one of the 6 classical simple machines. The most common form consists of a cylindrical shaft with helical grooves or ridges called threads around the outside. Screw, jacksaw, etc. ये है एग्जाम्पल, स्क्रू सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। अगला ये इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। और इंक्लाइंड प्लेन is a flat surface with one end higher than the other. This allows for heavy objects to slide up to a higher point rather than be lifted.
it is generally easier to slide something than to lift it. Examples of inclined planes include slides and ramps. एक मिनट, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार मिल सकता हूँ कि एप्लीकेशन लोड करनी है ना म्यूचुअल फंड की, इसके लिए कल आइए कल 11 बजे, सुबह 9 बजे, 11 बजे। 11 बजे। The principle of inclined plane is used widely, for example, in ramps, in switchback roads, where a small force acting for a distance along a slope can do a large amount of work. ये जो पहाड़ों पे जो रोड बनाए जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ऐसे काफी वो ज्यादा लंबा हाइट को मतलब कि कम इंक्लाइन करने के लिए काफी कम बनाते रहते हैं रोड पे। ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन का ये स्विचबैक रोड का एग्जांपल है। पुली, पुली भी एक सिंपल मशीन है, और पुली इज a type of simple machine that uses a wheel and a groove in it and a rope. The rope fits into the groove and one end of the rope goes around the load. Some examples of pulleys include cranes, flagpoles, and window blinds. When multiple pulleys are used together, it is called block and tackle. Another use of the pulley is with a flat wheel and belts. पुली भी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इससे हमारा जो लोड अप्लाई करने का तरीका आसान हो जाता है। इससे हम लोग हेवी से हेवी काम भी आसानी से कर पाते हैं। वेज, वेज एक सिंपल मशीन है और काफी सिंपल है। वेज इज ऑब्जेक्ट दैट टैपर्स टू ए थिन एज। जैसे ये एक वेज है, और पुशिंग द वेज इन वन डायरेक्शन क्रिएट्स ए फोर्स इन ए साइडवे डायरेक्शन। जैसे ये सेकंड वाले फोटो में हैमर से हम लोग वेट्स को नीचे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों साइड मतलब कि फैलता जा रहा है। और वेट जो है नॉर्मली मेटल या वुड से बना होता है, और यूज फॉर स्प्लिटिंग, लिफ्टिंग और टाइटनिंग। जैसे हम लोग हैमर को हैंडल के साथ टाइट करने के लिए उसमें वेज फंसा देते हैं। Examples of wedge include knives, chisels, axes. Hello. ये आज का पोर्शन जो है पूरा हुआ। अभी किसी को कुछ बोलना है?
क्लोज किया जाए फिर? यस सर। जी हाँ सर, ठीक। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। और अभी आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अभी तो काफी हम बिल्कुल लोग बढ़िया है सर, अच्छा है। शायद 2 सप्ताह, अब 3-4 दिन और बचे होंगे। जी जी। और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, क्लोज Yes, करते sir. हैं अभी। जी सर, Right, बहुत अच्छा okay. पढ़ा है सर। ओके, थैंक यू।